नमस्कार, मैं हूं अनुपम। थराली उपचुनाव के रण में क्या कुछ चल रहा है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। थराली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। थराली उपचुनाव के लिए 178 पोलिंग बूथों पर मतदान हो रहा है। अब तक 18% मतदान हो चुका है। सभी बूथों पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया है। थराली की जंग में बीजेपी से जहां मुन्नी देवी उम्मीदवार हैं, तो वहीं कांग्रेस से जीतराम आर्य मैदान में हैं। बता दें कि बीजेपी से विधायक रहे मगन लाल की मृत्यु के बाद थराली सीट खाली हुई थी। तो उत्तराखंड में यहां पर कांटे का मुकाबला है मुन्नी देवी और जीतराम के बीच में। मुन्नी देवी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। थराली उपचुनाव में थराली से बीजेपी प्रत्याशी हैं मुन्नी देवी। वर्तमान में चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष हैं मुन्नी देवी। थराली के विधायक रहे मगन लाल शाह की पत्नी है मुन्नी देवी। पति के निधन के बाद बीजेपी ने मुन्नी देवी को प्रत्याशी बनाया है। जीतराम आर्य की अगर बात करें तो वो कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हैं जीतराम आर्य। प्रोफेसर पद पर नैनीताल में कार्यरत हैं जीतराम। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी से हारे थे जीतराम। 4484 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी मगन लाल से उनको हार मिली थी। 2012 से 2017 तक थराली से विधायक रहे हैं जीतराम। तो मुन्नी देवी और जीतराम के बारे में यहां पर हम बता रहे हैं, जो कि थराली में एक दूसरे के अगेंस्ट में है और कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला दोनों के बीच में। साथ ही साथ थराली उपचुनाव में कईयों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी प्रतिष्ठा दांव पर है कि जिस तरीके से 1.25 साल की सरकार के वक्त में जो सरकार ने काम किए हैं, बीजेपी की सरकार ने जिस तरीके से जनता के साथ सामंजस्य बिठाया है, उसकी भी एक परीक्षा है थराली का यह उपचुनाव। और इसका मैसेज जाहिर तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव तक जाएगा। तो जीतराम कांग्रेस के प्रत्याशी, मुन्नी देवी बीजेपी की प्रत्याशी, दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला। लगातार सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। 1:30 बज चुके हैं। थोड़ी रफ्तार काफी सुस्त है। सुबह जब मतदान की शुरुआत हुई थी तो वोटरों का मतदान केंद्रों तक आने का सिलसिला था, लेकिन उसके बाद से रफ्तार काफी कम हो गई। 12 बजे के बाद से लोगों का मतदान केंद्रों पर आने का जो मूड है वो उतना अभी नहीं देखा जा रहा। सुबह की तरह जोश काफी था, लेकिन अभी रफ्तार काफी कम है। तो हम यहां पर जीतराम के बारे में आपको बता रहे हैं। प्रोफेसर पद पर नैनीताल में कार्यरत हैं जीतराम। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी से हारे थे जीतराम। 4484 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी मगन लाल से उनको हार मिली थी। 2012 से 2017 तक थराली से विधायक रहे जीतराम। कांग्रेस प्रत्याशी हैं जीतराम आर्य। है और मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा लोग अपना मतदान करेंगे और ये महापर्व में सभी लोग भागीदारी बनेंगे। इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोड है और जहाँ तक इस क्षेत्र के लिए रोड मैप तो मेरे पति शाह जी पहले ही तैयार कर चुके हैं और मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूँगी। मैं तो अपना मत दे चुकी हूँ। मैं जनता से यही अपील करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपना मत का प्रयोग करें और इस महापर्व में सभी लोग अपना मत का अधिक से अधिकार प्राप्त करें। ये लोकतंत्र का पर्व है। मैंने अपने मतदान का प्रयोग किया। मैं प्रत्याशी भी हूँ थराली विधानसभा क्षेत्र से और मेरी जीत का पूरा आश्वस्त है। जिस तरह से प्रदेश सरकार के पूरे हौसले पस्त हैं। यहाँ पर जो दूरस्थ क्षेत्र है, आप देख रहे हैं कि सबसे दूरस्थ क्षेत्र है, लेकिन प्रदेश सरकार को इतना भय है कि तमाम यहाँ पर जो है पूरा सेंसिटिव बूथ बना करके तमाम जो है फोर्सेज और वो तमाम लगा करके और पूरे क्षेत्र में जीतराम की आज बहार है। तो मुन्नी देवी को भी सुना आपने और जीतराम को भी सुना। दोनों किस तरीके से अपनी बातों को यहां पर रख रहे हैं, लेकिन मुकाबला दिलचस्प है। अब देखना ये होगा
कि जब नतीजे सामने आते हैं तब क्या कुछ तस्वीर होती है। बहरहाल इस समय तो मतदान जारी है, आप भी अपने घरों से निकलिए, मतदान केंद्रों तक जाइए। अगर आप थराली विधानसभा के मतदाता हैं तो अपने मत की भागीदारी को निभाइए, अपने मत की ताकत को पहचानिए और अपने घरों से निकलकर अपने वोट को कास्ट कीजिए। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के भी कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस थराली के उपचुनाव में दांव पर लगी है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस जिस तरीके से तैयारी में लगी रही, जिस तरीके से आज मतदान हो रहा है, एक तो सबसे महत्वपूर्ण यह भी रहेगा कि शाम तक देखना यह होगा कि जब तक मतदान पूरा होता है तो कितना वोटिंग परसेंटेज रहता है, क्योंकि अभी तक जो फाइनल फिगर्स निकल करके सामने आ रहे हैं वो 18 से 20% के आसपास बताया जा रहा है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोग के द्वारा जो जानकारियां दी जानी चाहिए वोटिंग परसेंटेज को लेकर के, वो भी वोटिंग परसेंटेज को लेकर जानकारियां मुहैया नहीं कराई गई। किशोर रावत बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। किशोर, थराली का उपचुनाव जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कईयों की प्रतिष्ठा दांव पर है, महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यहां की जीत हार 2019 की ओर ले जाएगी और वही रास्ता कहीं ना कहीं काफी कुछ तय करेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो थराली उपचुनाव है, भले ही उपचुनाव है लेकिन इसके हार जीत के मायने बहुत बड़े हैं। यानी जो उपचुनाव का जो भी रिजल्ट होगा वो 2019 के लोकसभा के साथ साथ नगर निकाय चुनावों को ज़रूर प्रभावित करेगा। मैं आपको चूंकि प्रभात हमारे यहाँ के सहयोगी है जो चमोली जिला देखते हैं और उनसे बारीकी से पूछते हैं कि आखिर इस चुनाव के नतीजे या मायने क्या होते हैं। प्रभात, आप लंबे समय से इसको कवर करते रहे हैं, क्या मायने हैं इस चुनाव के और क्या लगता है कि आपको वाकई ये चुनाव आने वाली राजनीति को चेंज करेगा? निश्चित ही किशोर, जिस तरीके से जब भी किसी भी प्रदेश में हो उपचुनाव जहां होते हैं वो उस सरकार के कामकाज को भी बताने का काम करते हैं और इस तरीके का जो यहाँ पर उपचुनाव है, हालांकि बहुमत में भाजपा है लेकिन जो ये सीट का जो परिणाम आएगा, चाहे वो भाजपा है या कांग्रेस है, दोनों के लिए जो है साख की यहाँ पर जो है बात बनी हुई है। भाजपा को जिस तरीके से जो है, चाहे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में जो उपचुनाव का जिस तरीके से जो परिणाम विपरीत आया था, तो वो उस जो है उस मिथ्या को तोड़ना चाहती है भाजपा यहाँ पर और जीत के साथ 2019 का जो लक्ष्य उनका है लोकसभा चुनाव के लिए या फिर जो है नगर पंचायत चुनाव की जो तैयारी है उसकी और वो अग्रसर होना चाहती है। और कांग्रेस जो कि जिसको 2017 में जो है प्रदेश की जनता ने नकारने का काम किया था, वो इस बार फिर अपनी जो है साख बचाने के लिए और एक बार जनता के बीच अपनी जो है पावर दिखाने के लिए जो है कि किस तरीके से पार्टी उभर के आ रही है, वो इस चुनाव से यहाँ पे देखेंगे। प्रभात, क्या मानते हैं कि मुन्नी देवी शाह और जीतराम दोनों में से किसका पलड़ा भारी है और दोनों की स्थिति क्या है ग्राउंड की? जी, जिस तरीके से जो है स्वयं भाजपा के स्टार प्रचारक जो है, चाहे प्रदेश स्तरीय हो, केंद्रीय स्तरीय हो, उन्होंने जिस तरीके से जो है थराली में प्रचार के दौरान बिल्कुल प्रचार हुआ। किशोर, मैं आऊंगा आपके पास किशोर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है जिस तरीके से हमने मुन्नी देवी को सुन लिया, हमने जीतराम को भी सुन लिया, दोनों को सुनने के बाद चीजों को देख लिया कि दोनों किस तरीके से, लेकिन यहां पर उत्तराखंड में अगर थराली के उपचुनाव को देखा जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि वाकई में जो परिस्थितियां, जो मुद्दे या जिन चीजों को लेकर के ये चुनाव है, कहीं ना कहीं दोनों के लिए, जीतराम के लिए भी एक फैक्टर सहानुभूति का काम कर रहा होगा तो मुन्नी देवी के लिए भी एक सहानुभूति का फैक्टर काम कर रहा होगा, क्योंकि जीतराम पहले हार गए थे, एक वो फैक्टर है और मुन्नी देवी के लिए उनके पति के निधन के बाद के लिए जो सहानुभूति है उसका एक फैक्टर काम कर रहा है। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि 2017 में जिस तरीके से जीतराम चुनाव हारे और एंटी इनकम्बेंसी थी और उसके बाद चुनाव हार गए, हालांकि उन्होंने काम बहुत किए, लोगों का कहना है, लेकिन शायद वो उस तरीके से लोगों के बीच पे अपना काम नहीं पहुंचा पाए। दूसरी बात यह है कि मुन्नी देवी शाह अपने पति मगन लाल शाह जिनकी डेथ हो गई थी उसके बाद उनको टिकट मिलता है, वो इस चुनाव में। मुन्नी देवी शाह जिला पंचायत अध्यक्ष है चमोली की, 4 साल उनका कार्यकाल रहा है। बीजेपी के केंद्र की 4 साल हो चुका है, त्रिवेंद्र रावत सरकार का 1.25 साल है। अगर इन सबको मिलाया जाए तो उनके आधार पे वोट मांगे जा रहे हैं
और अगर पूरा सिनेरियो देखा जाए तो शायद काम दोनों ही पार्टियों ने किया, क्योंकि इस तरह से सड़कें हैं, क्योंकि इस जगह 2014 में भी मैं कवर कर चुका हूं, इस 2014 से पहले भी इस रास्ते वैसे ही वैसे है और उसी तरीके से हाल है, ना ज़्यादा चौड़े हैं, ना जो भी चौड़े हैं तो वो टूटे हालात में है। तो शायद जनता की जो मूलभूत सुविधा है, क्योंकि हमारी बात भी हुई थी, उनसे जानना चाहा तो उन्होंने कहा था कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारी 3 चीजें, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांगते। कम से कम हमारे बच्चों के लिए रोजगार हो, हमारे बच्चों का भविष्य हो, उसके साथ सड़कों की हालत ठीक हो, बिजली, पानी, जो तमाम चीजें मूलभूत सुविधाएं वो कम से कम हो, उससे ज्यादा बेहतर। क्योंकि चमोली जिला काफी बड़ा जिला है, सीमांत जिला है, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं अपने सहयोगी प्रभात से जाना चाहता हूं कि किशोर ये भी जानिएगा साथ साथ कि मतदान की जो सुस्त रफ्तार है, जो वोटिंग परसेंटेज अब तक कम है, इसके पीछे भी क्या कारण हो सकते हैं? क्यों लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक नहीं आ रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह लगती है प्रभात को? बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि हम यहाँ पे मौजूद थे और प्रभात लंबा सब जगह घूम के आया है, प्रभात ने काफ़ी करीबी से जगह। प्रभात पहला सवाल ये है कि मूलभूत लोगों की क्या सुविधाएं चाहते हैं, दूसरा ये है कि मतदान की रफ्तार सुस्त है, क्यों ऐसा है? निश्चित किशोर, जिस तरीके से जो चाहे लोकसभा चुनाव हो या राज्यसभा चुनाव हो, सबसे पहले बिजली, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये प्रमुख मुद्दे होते हैं और इस बार भी जो है इसी तरीके के मुद्दे सामने आए। बल्कि एक बात हम और जो है जिक्र करना चाहेंगे कि जो देवसारी ग्राम है, सड़क न होने के चलते वहां के लोगों ने विरोध किया है, अभी तक वहां पर मतदान प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। तो निश्चित ही जिस तरीके से देवसारी गांव है, ये पूरे विधानसभा का सिनेरियो भी है इस तरीके से कि सड़क, बिजली के मामले को लेकर जो है लोग पहले भी जो है मांगे करते आ रहे थे और आज भी मांगे करते आ रहे हैं। सोलपट्टी की हम बात करें, सोलपट्टी का इलाका हम घूम के आए हैं, सबसे दूरस्थ गांव रुईसान है, जहां के 2017 के चुनाव में वहां ग्रामीणों ने जो है चुनाव बहिष्कार करने की बात की थी। हालांकि प्रशासन की मध्यस्थता के बाद वहां पर जो है उस समय मतदान हो गया था। अभी भी सोलपट्टी के लोगों ने विरोध किया था, लेकिन प्रशासन ने जो है यहाँ पर मध्यस्थता करके सोलपट्टी में इस समय मतदान प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जो सड़क के मुद्दे हैं, जो बिजली पानी के मुद्दे हैं, स्कूल के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, वो आज भी कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में है कि लोग जो है मतदान बहिष्कार करने की स्थिति। मतदान की रफ्तार क्यों सुस्त है? क्योंकि अभी तक निर्वाचन भी नहीं बता पा रहा। हमने खबर चलाई, न्यूज़ 18 लगातार दिखाया, उसके बाद वो 11 बजे तक का दायरा है। मतदान सुस्त रफ्तार क्यों है? निश्चित ही कहीं ऐसे पोलिंग बूथ यहाँ पर है कि जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है। यही हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर संचार अव्यवस्थाएं हैं, जिसके चलते लोग अपने करीबियों से बात नहीं कर पाते। कभी कोई दुर्घटना हो जाती, कोई अप्राकृतिक आपदा आ जाती, तो लोग संदेश नहीं पहुंचा पाते हैं और शायद आज वही खामियाजा प्रशासन को भी यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। कई पोलिंग बूथ ऐसे, जैसे कनौल की हम बात करें, वाण की बात करें, घेसिमनी की हम बात करें, तो ऐसे कई गांव हैं जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है और उन जगहों से अभी प्रशासन के पास आंकड़े नहीं आ रहे, जबकि प्रत्येक 2 घंटे में प्रशासन आंकड़ा देने की बात कर रहा है। 1 बजे के बाद जो है 1:30 बजे हो चुका है, लेकिन अभी तक ओवरऑल कितना % जो है 2 घंटे के अंतर में जो है मतदान हुआ है वो आया नहीं। अप्रोक्स जो हमने अपने सूत्रों से पता लगाया, हमारे सूत्रों के मुताबिक जो अभी तक 25 से 27% मतदान हुआ है, लेकिन प्रशासन के पास अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है। क्यों कि प्रशासन, हम जो भी मतदान की हम अगर बात करते हैं तो वो हम प्रशासन के मुताबिक ही कहेंगे, हालांकि प्रशासन के पास अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं आ पाया है। तो कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर खास दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, चूंकि यहाँ पर एक घेस इलाका है और जहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ये कहते हैं गैस के आगे देश नहीं, वो लगातार उस जगह पे कहते हैं। सवाड़ एक गांव है जहाँ पे 1900 वर्ल्ड वार के समय से लेके अब तक वहाँ पर पूर्व सैनिक भी रहे हैं, हर युद्ध में रहे हैं। तो वहाँ पर आके मुख्यमंत्री का भाषण भी हमने सुना था, क्योंकि मैं वो कवर करने गया था। तो वो उन्होंने कहा था कि बैलून के जरिए कनेक्टिविटी दिखाएंगे, तो शायद वो बैलून के जरिए सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है, कनेक्टिविटी नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभात, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। प्रभात और किशोर जिस तरीके से अपडेट दे रहे थे, अब देखना क्या होगा कि जो फाइनल फिगर्स निकल करके सामने आती हैं, तब तक कितना वोटिंग परसेंटेज थराली उपचुनाव में देखने को मिलता है।